तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार SCRT क्लास 6 का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है अध्याय 2 करेंगे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए सोनी का सवाल। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न देख रही है। टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा था कि मानव धरती पर हजारों साल से रह रहा है। तो सोनी आपका क्या टीवी देख रही है, उस पर दिखाया जाए जो मानव प्रजाति है आपका, वो धरती पे कब से रह रहा है। तो वो मानव प्रजाति धरती पर आपका हजारों सालों से रह रहा है। सोनी सोचने लगती है और पिंकी से बोली, इतने वर्षों पहले क्या हुआ और कोई कैसे जान सकता है। अब जाहिर सी बात है, मानव जाति आपका जो हजारों साल से पहले से रह रहा है, तो आपके मन में सवाल उठेगा कि पहले कैसे उन लोग उनकी उत्पत्ति हुई। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये SCRT बिहार का है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 करेंगे, इतिहास का। ये SCRT का बुक है क्लास 6 का। क्या, कब और कहाँ और कैसे। देखिए इसमें क्या है, सोनी का सवाल। सोनी अपने सहेली पिंकी के साथ टेलीविज़न पर देख रही थी। अब सोनी क्या कर रही है, अपना टीवी देख रही है। तो टेलीविज़न में क्या दिखाया जा रहा था कि मानव जो है धरती पर आपका हजारों साल से रह रहा है, ठीक है। अब सोनी सोचने लगती है कि, और पिंकी से बोली, इतनी वर्षों पहले क्या हुआ होगा और कोई कैसे जान। मान लीजिए आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, किसी ने देखा ही नहीं, तो हम लोग उसको कैसे जानेंगे कि जो हुआ है वो कैसे हुआ, कब हुआ, और जो हुआ जो हमको दिखाया जा रहा है क्या वो सही है गलत है। तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। पिंकी जो सोनी से 5 वर्ष की बड़ी थी, पिंकी क्या है, सोनी से 5 साल बड़ी है, इस प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देना शुरू किया। अब उसका उत्तर दे कि आज 1000 साल पहले क्या हुआ था। देखिए हजारों साल पहले क्या हुआ यह कैसे पता लगाएंगे हम लोग। कल क्या हुआ था यह जानने के लिए हमें रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। जाहिर सी बात है, हम आज के दिन हम लोग को मान लो कुछ जानना है कि कल क्या हुआ है, तो हम लोग कैसे जानते हैं। हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल हमारे पास है, यूट्यूब देखते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, हमारे सोशल मीडिया है, ठीक है, प्रिंट मीडिया है। तो उन सब के माध्यम से हम लोग कल के बारे में जानते हैं। तो 10-20 साल पहले क्या हुआ ये हम अपने माता पिता से जानते हैं, दादा दादी से या फिर नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी हम इतिहास से प्राप्त करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले क्या वहाँ उस समय जो लोग हैं वो अभी तो वो मिलेंगे नहीं। तो जो हमारा हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उससे हमको पता चलेगा। यथा हमारे पूर्वज कौन थे। अब सवाल ये भी है कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। तो जाहिर सी बात है, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो कहाँ से मिलेगा, वो इतिहास से ही मिलेगा, ठीक है। अब हम अध्ययन का काल निर्धारित कैसे करते हैं। अब मान लीजिए हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे उसका काल कैसे निर्धारित किया जाएगा। जो अध्ययन का काल है कैसे निर्धारित करेंगे हम लोग। देखिए अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इतिहास में हम लोग पढ़ते क्या है बेसिकली, जो हमारा डेट है, जो क्रोनोलॉजी है ना, जो डेट है कि किस टाइम पे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक क्रम के अनुसार चलता है, ठीक है। और उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। जो हिस्टोरिकल इवेंट है, जो फैक्ट है, उसको ही हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। इस काम में आसानी आसानी के लिए इतिहास के काल खंडों में चूँकि हमको इतिहास हमारा बहुत लंबा है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, काल खंडों में बांट दिया है। सामान्यतः क्या हमारे 3 कालखंड निर्धारित किए गए जाते हैं। जैसे प्राचीन हो गया हमारा, पहले क्या हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन पढ़ते हैं, फिर आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन जो हमारा हिस्टोरिकल इवेंट है, जो इतिहास जो आपको इतिहास में चल रहा है, वो लगातार चलते रहता है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनती।
जो प्रक्रिया चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपने कालखंड को 3 भागों में बांट दिया है, तो ये कोई ऑब्स्टेकल का काम नहीं करता है, ये नॉर्मली चलते रहता है। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषता होती है, जितने भी ऐतिहासिक युग है सबका अपना कुछ स्पेशलिटी होती है, विशेषताएं होती है, ठीक है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी से पूर्वाध 700 से लेकर 750 ईसा तक निर्धारित किया जाता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसको पढ़िए समझिए। जो हमारा प्राचीन काल है, जो मानव जाति का जो आपका आरंभिक जो क्रियाकलाप शुरू हुआ था उसको हम लोग 8वीं शताब्दी यानी कि 8th सेंचुरी के पूर्वाध, उसके बाद से समझते हैं कब से कब 700 से 750 ईसा तक, ठीक है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। जो उसके स्टार्टिंग का जो स्टेज है, जो इसका आरंभिक चरण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल भी हम लोग उसको कहा जाता है। क्योंकि उस युग में क्या हुआ था कि घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, यानी इसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड करते हैं। क्योंकि उस समय जो भी इतिहास में घटा है एक क्रमबद्ध, एक सीरीज वाइज कुछ हमको रिटर्न फॉर्मेट में नहीं मिलता, कुछ लिखा हुआ हमारे पास साक्ष्य नहीं है, ठीक है, जिसको हम देख के ये बोल सके कि हाँ पहले ये घटना हुआ था फिर ये हुआ था। तो कोई हमारे पास क्या लिखित इतिहास नहीं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इस टर्म को आपको याद रखना है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा। इस काल में क्या हुआ, मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, ठीक है, और जो पहिया होता है ना, चक्का का आविष्कार सीखा। खेती और पशुपालन सीखा, उसने खेती को भी सीखा, और जो भेड़ बकरी जो पशु थे उसका कैसे पालन करना, उसको कैसे साथ में रखना, ये सब सीखा। और इसी समय गांव और कस्बों का और शहरों का विकास हुआ। देखिए यहाँ कितना कुछ सीखा जा रहा। पूर्व ऐतिहासिक काल में पहले तो आग को लोगों ने जाना क्या होता है, पहिया को सीखा, खेती सीखा, पशुपालन सीखा, फिर गांव का आविष्कार हुआ, गांव क्या होता है, कैसे बना गांव, कस्बों का आविष्कार हुआ, तो शहरों का विकास होता गया, ठीक है। फिर आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुसंगठित राज्यों का निर्माण। अब देखिए हम लोग अब पहले गांव बना, फिर कस्बा बना, फिर अब हम लोग राज्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा राज्य का निर्माण होना शुरू हो गया, निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब राज्य बनेगा तो जाए तो साम्राज्य बनेगा। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज अस्तित्व में आने लगे। जो बड़े राज तो टूट के छोटे छोटे राज्य में बन गए। अब आते हैं 8वीं शताब्दी के मध्य, जो बीच में था ना, जो 8वीं शताब्दी के मध्य में क्या हो, जो 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि इनका आपस में मतभेद था, ठीक है, एक दूसरे पर कब्जा करना था। इन सब कारणों के कारण कि आपस में कमजोर पड़ने लगे। परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। जो व्यापार था, जो आपका कॉमर्स था ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसका फिर से विकास हुआ। फिर आता है आपका 11वीं शताब्दी आता है, ठीक है, तक उसमें नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी था, जो प्रोडक्शन था, उसका नया टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ। अब देखिए बीच में अब क्या हो रहा है, इस्लाम भी भारत में आ रहा है और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए बहुत सारे धर्म के लोग रहेंगे तो आपस में हमारा जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान, विचारों का जो लेन देन होगा, तो हमारा जो सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। अब क्या, ये जो प्रक्रिया, ये जो हमारा मुस्लिम है, इस्लाम हमारा जो धर्म है, तो इसका हम लोगों ने सामाजिक सामंजस्य बना लिया। अब ये क्या हुआ, आपका जो जब लास्ट आपका 18वीं शताब्दी आया तब इसका क्या हुआ, इसका भी एक पतनशील अवस्था में आ गया, इसका भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल अब का अंत हुआ। अब इसी के साथ क्या हुआ, जो आपका मध्यकाल था उसका भी अंत हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से होता है,
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। देखिए 18th सेंचुरी की बात हो रही है कि 18वीं तक आपका मध्यकालीन क्या हो गया, आपका वो लगभग लगभग अंत हो गया। आप जब जैसे वो अंत हुआ तो आपका आधुनिक काल आ गया। कौन आ गया? अब हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में थोड़ा समझेंगे। प्रारंभ हुआ, ठीक है, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। ठीक है, दुर्भाग्यवश ये नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, क्योंकि अब चूंकि हम जब आधुनिक बात पढ़ेंगे हम अंग्रेजों का आगमन देखते हैं। जो भी भारत में व्यवस्था होती है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई जाती है, तो काफ़ी दुर्भाग्यवश था, बहुत ही एकदम दर्दनीय था, जो कि हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारा जो भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारे देश से लूटपाट करना, पैसे को हड़पना। उसके उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट किए, बहुत सारे जो भी भू राष्ट्र लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत सारे उन्होंने काम किया। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि भारत से कैसे भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको डामाडोल कर दिया जाए। इसी व्यवस्था को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। ये जो व्यवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि जो आर्थिक संसाधनों का जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं अंग्रेज एक व्यवस्था के तहत, उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमज़ोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। और आपसे कोई पूछ दे कि उपनिवेशवाद क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी एक उन्नत देश, जो देश बहुत आगे है, जो बहुत विकसित देश है, वो क्या करता है, उन्नत देश किसी भी कमज़ोर देश पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है, और अधिकार करके वो उसका आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। अब जाहिर सी बात है, लोग आपका शोषण कर रहे हैं, तो एक समय आएगा जब आपको इसके प्रति आवाज़ उठाना होगा, आपका अंदर चेतना जगेगी कि जो हो रहा मीन्स गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी की बात हो रही है, से भारत में इस उपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ। अब 19th सेंचुरी में का जो 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, आपका आंदोलन अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित था। जब भी हम लोग सत्य और अहिंसा की बात करेंगे तो हमारे महात्मा जी का नाम आएगा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। ठीक है, 1947 हम लोग आज़ादी मिला था और उसके बाद हम लोगों ने अपने संविधान को बना और अपने आप को हम लोगों ने समर्पित किया। तो इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। जब संविधान बन गया तो लोगों को क्या था, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो काल है ना, का आधुनिक का काल, यही भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। जो मानव जाति है उसके इतिहास को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या उनका हुआ था, कैसे उन्होंने डेवलप हुए, कैसे वो उनकी उन्नति हुई, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। मानव जाति, देखिए मानव जाति इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इसका हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, बहुत सारा सोर्स है, बहुत सारा स्रोत है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का सोर्स से हमको मिलता है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी हुई पुस्तकें हैं। सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जो हमारा इतिहास है, जो बहुत पहले पुस्तकें लिखी गई थी उससे हमको जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार, मान्यताएं, औषधियाँ और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो बुक है, उस बुक में हमको क्या दिया है, लोगों का जीवन कैसा था, वो कैसे जीते थे, वो क्या पहनते थे, खाते थे, उनका व्यापार क्या रहा, उनका संबंध कैसे रहे होंगे, उन सब के बारे में दिया है। उन किस धर्म को मानते हैं, उनका धार्मिक विचार क्या था, उनकी क्या मान्यताएं थी, जब उनको बीमार होते थे, जब उनकी तबीयत खराब, उनका जो कौन सा औषधि यूज़ करके उनका इलाज कैसे होता था, इन सब चीज़ों की जानकारी सब हमें अतीत के पुस्तकें हैं वहाँ पर मिलती हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, क्योंकि जो पुस्तक है वो
आज तो हम लोग किसी भी किताब को हम छापते हैं मशीन से ना, हमारा प्रिंटिंग मशीन है, एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास। लेकिन पहले के टाइम में क्या, जो पुस्तक को आपको लिखना है तो लोग उसको हाथ से लिखते थे, स्याही हुआ करता था, ठीक है, पत्तों पर लिखा जाता था। चूंकि ये हाथ से लिखित है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पांडुलिपि। पांडुलिपि समझे? ये पांडुलिपियाँ प्राय, हाँ, ताड़ पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। जो अगर आप पांडुलिपि की बात करेंगे तो ये कहाँ लिखा जाता था, तो उस समय तो कोई पेपर भी नहीं हुआ करता था, तो ये बेसिकली आपको ताड़ पत्र, ठीक है, ये तो एक पेड़ का पत्ता होता, एक भोजपत्र हुआ करता था, उस पर आपको लिखा मिलेगा। बहुत सी पांडुलिपि अब नष्ट, अब बहुत, चूंकि ये ताड़ पत्रों पर था, ठीक है, अब ये इसका जो जीवन काल है, जब ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है भोजपत्र ताड़ पत्र, तो इसलिए क्या है, बहुत सारे जो पांडुलिपियाँ अब क्या नष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि भोजपत्र नष्ट हो गया, तो जो लिखा गया तो भी नष्ट हो गया। कुछ पुस्तकालय, कुछ जो लाइब्रेरी वगैरह में क्या होता है, कुछ पुस्तकालय और संग्रहालयों में सुरक्षित है, कुछ बचा हुआ जिसको बचा कर रखा गया है। पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना को जाइएगा तो वहाँ देखिएगा खुदा बख्श लाइब्रेरी है, ठीक है, एवं पालीगंज स्थित, जो पालीगंज है वहाँ पर भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, जो पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी में जाइए, या फिर आप भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में, वहाँ भी आपको बहुत सारी लिपि मिल जाएंगी। देखिए, संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। और कहाँ मिलेगा आपका, बहुत सारा संग्रहालय है, ठीक है, बहुत सारे संस्था, स्कूल कॉलेज वगैरह में भी मिल सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य हैं, कविताएं हैं और नाटक आदि वगैरह, इन सब वहाँ पे आपको मिलेगा। इनमें कई संस्कृत भाषा में कुछ लिपियाँ ऐसी, कुछ ऐसे लिपियाँ हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जबकि अन्य प्राकृत में है, तमिल में और कन्नड़ आदि में है। देखिए, ये ताड़पत्र पर लिखी हुई पांडुलिपि, ये आपका ताड़पत्र है, ये आपका अभिलेख है। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। जो हमको जानकारी मिलता है अतीत को, हमको कहाँ से मिलता है, अभिलेखों से मिलता है। ये देखिए, ये आपका अभिलेख है। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख पत्थर अथवा धातु के सतहों पर नुकीली औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। मान लीजिए ये आपका पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा, इस पर छेनी हथौड़ी से काट काट के जो लिखा जाता है ना, उसको कहते हैं अभिलेख। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेशों तथा उपलब्धियों वर्णित इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता था, जहाँ अधिक से अधिक लोग आते जाते थे। देखिए, जो अभिलेख बनेगा, जहाँ इसको हमको लोगों को दिखाना है, तो जहाँ भीड़ होगी, जहाँ लोग अधिक आएंगे जाएंगे, लोग का मिलना जुलना रहेगा, वहाँ पर इस अभिलेख को लगाया जाता था, ताकि लोग उस चीज़ों को देख सके, समझ सकें, लोगों को जानकारी मिल सके। ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। जो अभिलेख होगा तो उसमें बहुत सारा आदेश होता था, ठीक है, कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, आपको जो भी उनका नियम कानून है राज्य का, वो लिखा था, तो उसका आपको मानना है, उसका पालन भी करना है आपको। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। चलिए, मान लीजिए हमने पहले पुस्तक पढ़ा, बुक से हमको कुछ तो जानकारी मिला है, ठीक है, ये बुक लिखने में प्रॉब्लम था, लेकिन बुक के अलावा क्या था, और हमको जो वस्तु मिला, जो सामान मिला है, वहाँ से भी हम इतिहास को समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बने इमारतों के अवशेष मिले हमें, औजार मिले हैं हमको, हथियार मिले हैं, बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, चित्र और सिक्के मिले हैं, ठीक है, आदि आते हैं। इन सब अगर आपके पास अवशेष पड़े हैं इमारतों के, वहाँ से भी हम इतिहास को समझ सकते हैं। कुछ औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, वहाँ से भी हम लोग को समझ में आता है। देखिए, ये आपका सिक्का है, ये आपका मुद्रा है, ये आपका क्या मृद भांड है, ठीक है, हम मिट्टी का है, तो इससे भी हम लोग इतिहास को थोड़ा समझ सकते हैं। ये वस्तुएं
पुरातात्विक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होता है ना, उसके फॉर्म में इसको हम लोग जानते हैं। तथा अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इन अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त, क्योंकि बहुत पहले का तो सब जमीन में दब गया था, तो उसको हम लोगों ने खुदाई करके इसको प्राप्त किया है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो इन सब चीज़ों को अध्ययन करे उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। देखिए हम लोग क्या मिला है, जानवरों की हड्डियाँ मिली है, पक्षियों की मिला और मछलियों की हड्डियाँ भी हमें मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। किसी का हड्डी मिलेगा तो हम लगभग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हड्डी किसका रहा होगा। उस टाइम पे ये जानवर चाहे मछली या पक्षी रहा होगा। ठीक है। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए। हमको कुछ अनाज में मिला, कुछ कपड़ा में मिला है, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। जाहिर सी बात है, अगर आपको अनाज मिलेगा तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग पहले क्या खाते होंगे और क्या पहनते होंगे। इन सब चीज़ों की जानकारी हम ले सकते हैं। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। देखिए जो डॉक्टर स्पूनर थे, नाम को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उन्होंने क्या किया है, पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। ठीक है। और इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। देखिए क्या क्या मिला हम लोग को, सोने के बैलों के टुकड़े मिले हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। सोचिए उस समय सोने के बैल हुआ करते थे, तो कितना जो उनका साम्राज्य था, कितना समृद्ध था, कितना विकसित था, कितना उनका राजशाही था। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों, सिक्कों और पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के मध्य से वे अतीत की व्याख्या। तो हम लोग जो इतिहासकार हैं वो इतिहास को कैसे समझते हैं, तो जो पांडुलिपि मिला है, जो अभिलेख मिला है, जो हमको सिक्के में जो सामान मिला है, जो अनाज मिला, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इतिहास को लिखते हैं, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। अब सिक्के मिले, ठीक है, तो सिक्के क्या थे, वो शासकों के द्वारा जारी किए जाते थे। जो सिक्का जो था किसी भी शासक का हुआ वो जारी करता होगा, जिसमें उसमें उसका स्टेट का जो सिंबल होता है ना, जो राजकीय चिन्ह होता है, चाहे धार्मिक चिन्ह होते हैं, कोई लिपि अंकित होती होगी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। जो हम सिक्कों का हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। देखिए खुदाई में मिली वस्तुएं, जो खुदाई में आपको वस्तुएं मिली विश्लेषण के समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो भी आपको जब हमने खुदाई किया है तो जो हमें वस्तु मिली है तो उसका विश्लेषण करना बहुत, तभी हम समझ पाएंगे ना जो वस्तु कितना पुरानी है, इसका क्या यूज़ रहा होगा, कैसे इन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो उसका विश्लेषण करने के बाद हम लोग को उसका बहुत कुछ जानकारी मिल सकता है। विश्लेषण के समय का निर्धारण करना बहुत पूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियाँ अपनाई जाती है। जो आपको वस्तु मिली है उससे हम लोग समय का पता भी लगाते हैं कि कितना पुराना रहा होगा, ठीक है। और समय को पता करने के लिए बहुत सारे हमारे पास टेक्निक है, बहुत सारे मेथड्स भी हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वो है हम लोग क्या करते हैं, रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति को अपनाते हैं। और कोई चीज़ आपको मिला ये कितना पुराना है आपको जानना है, तो उसके लिए हम लोग क्या रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड है जिसके तहत हम लोग अपना किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का टाइम पीरियड वो कितना पुराना हम जान सकते हैं, उसको हम लोग कार्बन 14 पद्धति भी बोलते हैं। अब आइए कि रेडियो कार्बन विधि क्या है थोड़ा समझते हैं। तिथि निर्धारण का ये काम भौतिक शास्त्री करते हैं। जो टाइम पीरियड निकालना है सब कौन निर्धारण करता है, भौतिक शास्त्री करते हैं।
सारी वस्तु में एक प्रकार का रेडियो धर्मी पदार्थ जो भी आपको मिलेगा उसमें क्या होता है आपका रेडियो धर्मी नाम का, इसमें आपका मैटर होता है, ठीक है, पदार्थ होता है जो कि कार्बन 14, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 14 कहते हैं। रेडियो धर्मी के पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। उसमें क्या होता है, छोटा छोटा आपका कण निकलेगा, टुकड़ा निकलेगा, ठीक है। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते थे तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियो धर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब वो जीवित थे तो क्या करते थे, वो वायुमंडल से कार्बन 40 जितना लिया था, जिस मात्रा में उन्होंने लिया था उसी मात्रा में रेडियो धर्मिता के कारण क्या होता है, मरने उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वो वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। तो इससे एक फिक्स पैटर्न वो आपका जो कार्बन 14 है वो आपका क्या कर लूज करता है, खोते रहता है। तो भौतिक शास्त्र इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगा कर उसे उस जैव की आयु निश्चित करते हैं। उसमें कितना जो कार्बन 14 का जो कितना मात्रा है उसको लगा के वो पता करते हैं कि कितना पुराना रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने जब जन्म लिया तो आपने 100 बार आपने जो वायुमंडल से जो आपने कार्बन 14 लिया, आज आपकी मृत्यु के बाद आपने मान ली 20 को छोड़ दिया, अभी कितना, तो आपके पास कितना जो सामान बचा है कार्बन 14, तो 80 बचा है। तो जब वो आपको मिलेगा तो वो हम उसको 80 कार्बन जो 14 है कण है, उस 80 कार्बन 14 कण से हम पता लगाएं कि जो आपको कम से कम तो 80 साल पुराना ये रहा होगा। अब आते हैं तिथियों का मतलब क्या होता है। देखिए, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत, जो हमारा जो डेट है ना, डेट को हम लोग कहाँ से काउंटिंग करते हैं, जो भी हमारा डेट है उसको हम लोग काउंटिंग करते हैं विक्रम संवत से, ठीक है। और शक संवत के आधार पर होती थी, ये दो चीज़ याद रखिएगा, विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर जो प्राचीन काल में जो डेट था ना, जो तिथि थी, उसको हम लोग गणना करते थे। लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। क्योंकि हम लोग अपना हम लोग अपना जो तिथि का जो गणना था हम लोग विक्रम संवत और शक संवत के आधार करते हैं। लेकिन अब ये तो हम लोग अपना हो गया, लेकिन हमको पूरे विश्व से मिलना है, पूरे वर्ल्ड में जो डेट है, जो टाइम एक होता है, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे, तो उसको हम लोग ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें क्या था, इसमें होता क्या है, जो ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष, जब उनका जन्म हुआ तो हम लोग उसको 0 मानते हैं। जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है, ठीक है। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो उनका जो जन्म हुआ तो उस समय क्या रहा, उसको हम लोग 0 मान लिए, 0 मान लिए, ठीक है। उनके जन्म के पूर्व सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC, बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। मान लीजिए इनका जन्म यहाँ हुआ तो इसको जो पहले का जो डेट है इसको हम लोग कहते हैं BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। और उनके जो, ठीक है, ये बात समझिए, उनके जन्म के पहले का डेट हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बिफोर, इंग्लिश में बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व अर्थात ईसा पूर्व। हम ये देखिए ईसा पूर्व को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। अब इसी प्रकार ईसा की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष होती है। अब उनका जो जन्म जो हुआ था उनके जन्म के शुरुआत से होती है। जैसे यदि कहे कि 2009 ईस्वी, तो जन्म के बाद क्या बात हो रही है। जैसे यदि कहीं 2009 ईस्वी लिखा हुआ तो मतलब कि AD है, एनो डोमिनी लिखा देखते हैं, तो इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2009 वर्ष, यानी कि अब 2009 लिखा है, उनका जो जन्म के 2009 वर्ष से ये बात हो रही है। इसी प्रकार यदि वही 250 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म से 2.5 वर्ष पहले की समय है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आपका 50 ईसा पूर्व लिखा, मतलब कि ईसा के जन्म के 50 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 100,
एडी लिखा है तो मतलब कि एनो डोमिनी मतलब कि 100 ईसा के जन्म के 100 साल बाद की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, तिथि निर्धारण को इस ग्राफ को समझा जा सकता है। देखिए ईसा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा का जन्म से पहले, और सन ईस्वी मतलब एडी एनो डोमिनी। देखिए इस चीज़ मतलब क्या हुआ, ईसा का यहाँ पर जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जो साल ये सब क्या आपका ईसा मसीह के जन्म के पहले का साल है। ये आपका 1 है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर आएंगे 1,000 मतलब कि जब भी हम यहाँ कुछ बात करेंगे इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 1,000 वर्ष पहले कुछ हुआ होगा। अब ये 2000 है, तो 2000 मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद की हम बात कर रहे हैं, एडी मतलब। अब आते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन था, जो जियोग्राफिकल पैरामीटर था, वो क्या रहा होगा, जो भौगोलिक पृष्ठभूमि होगी, तो उस पर हम लोग देखते हैं। देखिए प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। अगर आपको इतिहास को समझना है तो उसका जो भौगोलिक रूपरेखा है उसको जानना बहुत जरूरी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला क्या है आपका उत्तर है, ठीक है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, जो पर्वतीय प्रदेश है ना, जो पहाड़ों के पास बसे हुए हैं, जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं, जो तराई के जंगलों से शुरू होते हैं और हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। जैसे आपका कश्मीर हो गया, कांगड़ा हो गया, कुमायूं हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब प्रदेश क्या आपका उत्तर के पर्वतीय जो पहाड़ों वाला एरिया है उसके प्रदेश हैं। अब उत्तर का मैदानी इलाका, उत्तर का मैदान जो कि अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जहाँ पर नदी वगैरह होगा ना, सब उत्तर के मैदानी इलाके में कहे जाएंगे। जैसे मान लो सिंधु नदी हो गया, गंगा, यमुना, उनके सहायक नदियों में से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। अब आते हैं हम लोग दक्षिण के पठार। जो दक्षिण के पठार होते हैं उसके अंदर कौन आता है, उसके अंतर्गत उत्तर में आएगा नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। जो दक्षिण के पठार हैं उसके अंदर क्या होता है, उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, आपको दिखेंगी। इस भाग में विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। उत्तर नॉर्थ और साउथ को अलग करने वाली कौन है, विंध्य और आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी है, कृष्णा है तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं। अब साउथ में जाइएगा दक्षिण भारत में तो आपको गोदावरी नदी मिलेगी, कृष्णा मिलेगी और आपकी कावेरी मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नदी है। अब ये डायग्राम दिया गया है लेकिन ये डायग्राम आपको उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो भी आपको सही से दिखेगा नहीं, ये दिक्कत है। ये बिहार बोर्ड का जो ये देखिए भारत के उपमहाद्वीप सारे है, इसमें नदियों को दिखाया गया है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित एवं पर्वत श्रृंखला भारतीय महाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशियाई को अलग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा, जो नॉर्थ का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर क्या है आपका पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी यानी जो वेस्टर्न वाला पार्ट है और जो मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया को अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों के अनेक दर्रे हैं, जो दर्रा में उनको क्या समझते हैं, रास्ता, दर्रा में 2 पहाड़ों के बीच जो रास्ते उसको दर्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे खेबर है, बोलन है, इसको एवं गोमल दर्रा आता, ठीक है। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। जो पहले का जो हम लोग
जो व्यापार करते थे वो कैसे करते थे, इन सब दरों से करते थे। खैबर हो गया, बोलन हो गया, गोमल हो गया, ये सब ये अफगानिस्तान और ईरान को भारत से जोड़ता था। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। मान लीजिए ये पहला पहाड़ है, ये आपका दूसरा पहाड़ है, तो इन दोनों में जो रास्ता निकला है ना, छोटा पतला सा रास्ता निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसे स्थान जहाँ लगभग 6000 पूर्व ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो सबसे पहले आपका गेहूं और जौ कहाँ पर उपजना शुरू हुआ? मेहरगढ़ में। आपको सवाल पूछेगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती कहाँ शुरू की गई, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के मेहरगढ़ जैसे स्थान में। भेड़ बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया। अब क्या हो गया, क्योंकि आप खेती कर रहे हो तो भेड़ बकरी और गाय बैल भी अब पशु को लोगों ने पालना शुरू किया। जो उत्तर पश्चिमी का जो यानी नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र था ना, जो उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र, उसमें ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। तो सहायक नदियों के आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 यानी 250 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं हम लोग, तो सिंधु नदी के आसपास के जितने जो आसपास के इलाके थे वहीं पर सभ्यता का विकास हुआ था सबसे पहले। तो वहाँ क्यों विकास हुआ? क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर जो लोग ज़मीनें उपजाऊ, वहाँ लोग अनाज उपजा सकते हैं। बहुत सारी सुख सुविधा मिलेंगी आपको वैसे ज़मीन पर। नेक्स्ट आपका क्या है? उपमहाद्वीप के उत्तर में पूर्व में गारो है, खासी है, जैंतिया, मिश्मी का नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, वहाँ गैरो, खासी, जैंतिया, मिश्मी, नागा पहाड़, जो पहाड़ों का नाम दिया गया ना, वहाँ जो ट्राइब्स है ना, जो आदिवासी हैं, उनके नाम पर रखा गया है। जो भारतीय उपमहाद्वीप के बीच में क्या है? विंध्य पर्वत है, जो विभाजक रेखा, जो डिवाइडर का काम करता है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। उनके दफनाने का तरीका था, क्या करते थे वो? पहले वो जो मृतक है उसको दफना कर उसको चारों तरफ बड़े पत्थर गाड़ देंगे, ठीक है। उसको वो महापाषाणी संस्कृति में ऐसा होता था। विंध्य पहाड़ियाँ के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिमी में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं ना, विंध्य पहाड़ियों को उत्तर पूर्व, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदी बहती है। नदियाँ बहती हैं और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोलडिहवा एवं चोपा निमांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाते थे हम लोग, तो हम लोग उपजाते थे चोमा निमांडो ऐसे जगह पर, ठीक है। हम कोलडिहवा और चोपा नामी मांडो स्थल पर हम लोग चावल की खेती सबसे पहले हम लोगों ने किया था। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा का दक्षिण का क्षेत्रीय क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ का शासक बहुत ही शक्तिशाली और उन्हें यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हम लोग को पता ही है कि जो प्राचीन काल में मगध का हम लोग को नाम को जाना जाता है। भौगोलिक रूपरेखा के इस विकर्ण से स्पष्ट है कि इस महाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों से में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे, वो हमेशा साथ में रहे।
ये लोग ऊंची पर्वतें, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तु का विनिमय, खरीद बिक्री करते थे। यहाँ पर उनका व्यापार भी हुआ करता था। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर और गोमल के रास्ते बाहर आते थे। इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई। तो जब बाहर से लोग आएंगे तो जाहिर सी बात हमारी जो संस्कृति है वो क्या होगा, उसका विकास होगा, उसका समृद्धि बढ़ेगी। अब आते हैं देश का नाम। हम अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि हमारे देश का नाम क्या है। हम लोग नॉर्मली हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जो हमारा इंडिया शब्द वो कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये देखिए, तो इस चीज़ को समझिए ध्यान से। हमारा इंडिया जो वर्ड है ये कहाँ से निकला है आपका? इंडिया वर्ड आपका निकला है इंडस से। इंडस से निकला है, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो देखिए, अब इंडिया का जो वर्ड ये कहाँ से आया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2.5 वर्ष पहले क्या हुआ था? 2.5 वर्ष पहले क्या हुआ था? जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था ना, उत्तर पश्चिम से लोग हमारे भारत में आते थे। कौन आते थे? ईरानी आते थे। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोलता था? हिंदोस बोलता था। सिंधु को क्या बोलेगा? हिंदोस, ठीक है, और अथवा इंडोस। जो सिंधु नदी थी उसको ईरानियों ने और यूनानियों ने क्या बोला? सबसे पहले समझिए, उन्होंने सिंधु को बोला, सिंधु को हिंदोस वो लोग बोलते थे, ठीक है, और अथवा जो हिंदोस और इंडोस। तथा इस नदी के पूर्व में जो इस नदी के जो पूर्व में जो एरिया था, जो भूमि था, उसको इन लोगों ने इंडिया कहा। भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नाम से उत्पत्ति का कारण, जो फारसी थे ना, जो फारसी में इसी शब्द को हम लोग हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। तो जो फारसी में जो हमारा जो हिंद वर्ड आया, जो हिंदुस्तान वर्ड आया है, इन्हीं शब्दों से आया है। इन्हीं शब्दों से आया हुआ, ठीक है। इस तरह एक दूसरे के मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत यानी भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रहते थे। और इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, और भी इसको डिटेल में लोग पढ़ेंगे बाद में। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।